तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। द डार्क सीक्रेट ऑफ द ताबूत। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक उस खौफनाक रात का सच है जहां काला जादू, परछाइयां और एक राजकुमारी का सबसे बड़ा बलिदान, ये सब आपस में टकराते हैं। जरा सोचिए, सदियों की गहरी नींद के बाद कोई शैतानी साया जागे और उसके मुंह से निकले 400 साल का इंतजार और आखिरकार तुम मिल ही गई राजकुमारी। मतलब ये सुनते ही किसी की भी रूह कांप जाए। ये शब्द थे निशिर के, वो काली परछाइयां जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ विनाश लेकर आती हैं। ये कोई आम चेतावनी नहीं थी, ये एक खौफनाक अलौकिक ड्रामे की बस शुरुआत थी। अब बैरमपुर गांव पर जो ये साया मंडरा रहा था ना, वो कोई आम खतरा नहीं था। चीजें बहुत ही तेजी से बिगड़ रही थीं। हुआ ये कि जंगल में गांव के पुजारी और मुखिया को संपत और कप्ता मिलते हैं, और वो नज़ारा, वो लिटरली बहुत डरावना था। उनके चेहरे पूरी तरह से नीले पड़ चुके थे, मतलब उनकी आत्माएं जैसे शरीर से पूरी तरह खींच ली गई थीं। निशीर मोलो ने उन पर अपना निशान छोड़ दिया था, और फिर उसी घने जंगल के अंधेरे से 4 खौफनाक साए बाहर निकलते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, बेरमपुर गांव की तरफ बढ़ना और जो भी सामने आए उसे खत्म कर देना। लेकिन इसके खिलाफ कुछ तो करना ही था, राइट? और यहीं पर मेघना का वो खौफनाक रक्त मंत्र सामने आता है। मेघना को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वो अभी कुछ नहीं करेगी तो ये चारों शैतान पूरे के पूरे बेरमपुर को राख में मिला देंगे। तो वो क्या करती है? वो तेजी से उस प्राचीन किताब के पन्ने पलटती है और एक खास मंत्र खोज निकालती है। लेकिन इस मंत्र की एक बहुत ही अजीब और सख्त शर्त थी। मंत्र को जगाने के लिए उस पर खून की बिल्कुल सटीक एक बूंद टपकानी थी। बिना एक पल सोचे मेघना ने अपनी उंगली काटी, एक बूंद खून उस मंत्र पर गिराया और उन पवित्र शब्दों का उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय। ये कोई साधारण जादू नहीं था, ये तबाही को रोकने की एक बेहद हताश कोशिश थी। और इसका असर भी तुरंत हुआ। पूरे महल में अचानक से एक ऐसी तेज रोशनी फैली कि आंखें चुंधिया जाएं, और उसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका। इस ऊर्जा ने उन लाल अंगारे जैसी आंखों वाले निशिर मोलो को कुछ पल के लिए वहीं का वहीं रोक दिया। पर इसी रोशनी के बीच मेघना को एक बहुत बड़ा सच पता चला। जब उन शैतानों ने कहा ना कि उन्होंने सदियों बाद राजकुमारी को ढूंढ लिया है, तब मेघना को अचानक ये एहसास हुआ कि वो कोई आम लड़की नहीं है। ऊपर महल की छत टूट रही थी, चारों तरफ खौफ का माहौल था, और ठीक उसी पल मेघना अपनी असली ऐतिहासिक पहचान से रूबरू हुई। उसे समझ आ गया कि वो ही इन शैतानी सायों का सदियों पुराना शिकार है। और अब हम आते हैं उस ताबूत के खौफनाक राज पर, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अंदर महल की छत भरभरा कर गिर रही थी। बाहर खड़े गांव के मुखिया और पुजारी इस पूरे नज़ारे को बस बेबसी से देख पा रहे थे। मुखिया को ये बात साफ समझ आ गई थी कि महल के अंदर अब इंसानों की दुनिया खत्म हो चुकी है। अब वहां कोई जिंदा इंसान नहीं बचा था। बची थी तो सिर्फ अतीत की परछाइयां। बाहर खड़े लोगों के लिए वो पल ऐसा था जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। और यहीं से शुरू होता है वो आखिरी सबसे बड़ा टकराव। एक तरफ वो निशिर मोलो थे, जो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ताबूत को खोलने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसमें से वो भयानक रोशनी निकले और वो हमेशा के लिए आज़ाद हो सकें। और दूसरी तरफ थी राजकुमारी मेघना। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना ताबूत की तरफ एक जोरदार छलांग लगाई। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, उन काली शक्तियों को हमेशा के लिए उस ताबूत के अंदर सील कर देना, ताकि बेरमपुर बच सके। ये लड़ाई सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। निशिर मोलो ने मेघना को ताबूत बंद करने से रोकने के लिए उसे कस के पकड़ लिया। उसकी दोस्त इशिता उसे वापस खींचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई अदृश्य अलौकिक शक्ति मेघना को लगातार पीछे की तरफ खींच रही थी। और सबसे डरावना मोड़ तो तब आया जब अनुज ने उन शैतानों की तरफ एक जलती हुई मशाल फेंकी। लेकिन सोचिए क्या हुआ, वो मशाल हवा में ही फ्रीज हो गई, एकदम स्थिर, जैसे उस शैतानी ताकत के सामने गुरुत्वाकर्षण और समय दोनों ने घुटने टेक दिए हों। स्थिति हाथ से निकल रही थी, और यहीं पर राजकुमारी ने वो फैसला लिया जिसे हम उसका सर्वोच्च बलिदान कहते हैं। समय बिल्कुल नहीं बचा था। मेघना ने अपने आखिरी और सबसे अहम आदेश दिए। उसने पूरी ताकत से अनुज और ईशिता को एक गुप्त दरवाजे से धक्का देकर बाहर सुरक्षित निकाल दिया।
और इशिता से कहा कि वो उस प्राचीन किताब को बाहर ले जाकर तुरंत जला दें ताकि उस अमृत का श्राप हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। और खुद मेघना, वो उन निशिर मोलों के साथ उस ताबूत को बंद करने के लिए उसी टूटते और धधकते हुए महल के अंदर रह गई। अपने गांव बेरमपुर को बचाने के लिए मेघना ने खुद की आहुति दे दी। और जैसे ही वो गुप्त दरवाज़ा बंद हुआ, बाहर की आंधी अचानक बिल्कुल शांत हो गई। बाहर खड़े गांव वालों के सामने वो विशाल महल धू-धू कर जल रहा था, लेकिन वहां सन्नाटा इतना गहरा था, इतना भयानक कि उस काली रात में लोगों को अपनी ही सांसों की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। ये अजीब सी खामोशी इस बात का सबूत थी कि अंदर चल रही वो खौफनाक जंग अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? राख में दबी ये कहानी आज भी अमर है। उस खौफनाक रात के नतीजे बिल्कुल साफ थे। निशिर मोलो अपनी उस चिर निद्रा में वापस लौट गए और बैरमपुर हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। लेकिन इसके लिए जो कीमत चुकाई गई वो बहुत बड़ी थी। अनुज और इशिता उस रात के बाद फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिए, और वो आलीशान राजमहल, वो पूरी तरह से जलकर राख के एक सुनसान ढेर में तब्दील हो चुका था। गांव तो बच गया, लेकिन उसकी रूह का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए उस राख में दफन हो गया। लेकिन पता है, गांव वालों का विश्वास कुछ और ही है। वो आज भी कहते हैं कि वो मर नहीं सकती, वो बस उस समय में वापस लौट गई है जहां से वो आई थी। ये एक लाइन ना मेघना के किरदार को एक पौराणिक और अमर दर्जा दे देती है। लोगों के दिलों में वो सिर्फ उस राख में जलकर खत्म नहीं हुई, बल्कि वो समय के चक्र को पार करके अपने असली काल में वापस चली गई। और इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला ट्विस्ट अब आता है। इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी बैरमपुर की सुनसान गलियों में उन 4 लोगों के कदमों की आहट साफ महसूस की जाती है। लेकिन वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो साए कभी इस पूरे गांव को मिटाने आए थे, अब वो उसी राख की दिन रात रक्षा करते हैं जिसमें उनकी राजकुमारी दबी हुई है। वो विनाशकारी ताकतें अब खुद रक्षक बन चुकी हैं। है ना कमाल की बात? तो अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या राजकुमारी मेघना सच में अपने इतिहास के समय में लौट गई, या फिर क्या वो आज भी उसी ठंडी राख के नीचे दबी हुई है, बस अपनी अगली किसी जंग का इंतजार कर रही है? सच कहूं तो ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी ना सुलझे, लेकिन ये एक ऐसा सवाल जरूर है जो हमेशा बेरमपुर की हवाओं में गूंजता रहेगा।